नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार अगले 5 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप देगी, जिनमें 50% लड़कियां होंगी। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के 25 लाख युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने की योजना तैयार की है। स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं को शिक्षा और रोजगार देने के लिए देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में ब्रिज कोर्स की सुविधा भी शुरू करने की योजना है। मदरसा शिक्षकों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषयों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो मदरसा के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा दे सकें। तो समझेंगे कि असल में अल्पसंख्यकों के लिए मौजूदा हालात में किस तरीके की स्कीम्स और युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्या मौके हैं और इन नए कदमों से वो कितने मजबूत हो रहे हैं और इनका असर व्यवहारिक तौर पर क्या पड़ेगा और किन नए कदमों की और ज़रूरत होगी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। नजमा अख्तर हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ स्टूडियो में है सैयद गैरुल हसन रिजवी साहब हैं, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ से, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शरद जी स्वागत है। शुरुआत मैं रिजवी साहब आपसे करना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में अगर कहें देश में किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के लड़कियों को लेकर जो स्कीम्स चल रही थी शिक्षा खास तौर पर और रोज़गार को लेकर, और जिन नए कदमों का अनाउंसमेंट हो रहा है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, क्या ये पहले से नहीं था या था तो कम था या उस तरीके से मेन स्ट्रीम में नहीं दिखता था? नहीं पहले से जो पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार थी, केंद्र की सरकार, उसमें भी तमाम योजनाएं शुरू की गई थी और वो चल रही थी और उससे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को, बच्चियों को फ़ायदा हुआ था। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो अल्पसंख्यक समाज से जो बच्चे आते हैं, माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे आते हैं, ख़ासकर मुस्लिम, उनमें पैसे की कमी की वजह से वो IAS IPS के लिए वो कोचिंग नहीं कर पाते थे। वो सिविल सर्विसेज में बैठ नहीं पाते थे और बैठते थे तो उसको पास नहीं कर पाते थे, उसमें उसको क्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन जब पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कई केंद्रों पर फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई अल्पसंख्यक छात्रों और छात्राओं और बच्चों के लिए, उसका नतीजा ये निकला कि 3 साल पहले लगभग 51 बच्चे, मुस्लिम बच्चे खासकर, जिन्होंने सिविल सर्विसेज को पास किया। उसके बाद 47 बच्चों ने पास किया। उसके बाद जो लास्ट ईयर था उसमें 28 बच्चे ने क्लियर किया। तो देखिए इससे फ़ायदा बहुत पहुंचा और उसी के नतीजे को देखते हुए जो अब नई सरकार, फिर से दोबारा जो ये सरकार हमारी आई है, इस सरकार ने फिर से इन योजनाओं को और आगे ले जाने का काम शुरू किया है, जिसमें और दूसरे नए केंद्र बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे उसका चूँकि नतीजा इतना अच्छा निकला है, पिछली जो कोचिंग हुई थी पिछले सालों में जो व्यवस्था की गई थी, उसी के नतीजे को देखते हुए इसको आगे बढ़ाने का सरकार ने संकल्प लिया है। लेकिन एक सवाल ये भी कि हर साल मैं अगर इस 5 करोड़ के आंकड़े को देखता हूँ, यानी कि हर साल 1 करोड़ स्कॉलरशिप की बात हो रही है। क्या जो मांग है, जो डिमांड है, वो इसी के आसपास है या कहीं ज़्यादा संख्या है? इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की योजना होगी या फिर सफिशिएंट देखता है आंकड़ा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए शुरुआती है कि एक 5 साल का रोड मैप बनाया गया है कि 5 साल में हम 5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन जैसे जैसे और ज़रूरत महसूस होगी तो मैं मानता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी और आगे और ज़रूरत अगर पड़ती है कि नहीं और बच्चों को स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से सरकार गौर करेगी और इसको आगे भी बढ़ा सकती है। नजमा जी, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं और मैं आपसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता समझाने के लिए कि शिक्षा को लेकर अगर हम अल्पसंख्यक समाज में उस ग्रोथ को देखना चाहते हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ही लंबे अरसे से, यानी कई दशकों से उस पैरामीटर पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या सिर्फ स्कॉलरशिप एक बड़ा कदम हो सकता है? जैसे कि सरकार की स्कीम है 5 करोड़ युवाओं को स्कॉलरशिप की बात कर रही है सरकार, या फिर उससे ज़्यादा कहीं कुछ और बड़े कदम हो सकते हैं? नमस्कार। आपने आज जो ये कार्यक्रम रखा है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिस पे डिस्कशन हो रहा है। और मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के
पहले भाषण में ही ये बात साफ की गई थी कि उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अल्पसंख्यक जो ग्रुप्स हैं उनके बढ़ने पे। और अब ये जो 5 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स और उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम जो आए हैं, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और इससे हम अल्पसंख्यक समुदाय में एक अजीब सी खुशी आ गई है, एक पहचान, एक विश्वास आ गया है इससे, जो कि पहले भी था बट क्योंकि उतने उस लेवल का नहीं था जैसे आज है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने की वजह से ये विश्वास और भी ज़्यादा हो गया है। अभी हमारे जो मंत्री हैं इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो बने हैं मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने अभी कल ही एक मीटिंग ली है जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ है कि इसको हम लोग कैसे इसका कार्यान्वयन कैसे करेंगे, इसको कैसे कार्यरत करेंगे इस ह्यूज प्लान को। और उसके अंदर मेरी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी और आज आगे भी हम लोगों ने बहुत ही उनको प्रोमिसेस किए हैं कि हम इसके साथ और भी जुड़ेंगे और डेफिनेटली करेंगे। लाइक ये एक है कि बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के और जो इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर वो कभी पढ़ाई की तरफ जाते नहीं हैं। तो हम मेरी यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिलिया इस्लामिया उसको पहले से ही पढ़ा रहे थे, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज कर रहे थे जो कि इस बार बहुत ही ज़ोर शोर से उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हर साल हमारे करीब 200 बच्चे निकलते थे जो मदरसे से आके ड्रॉप आउट होते थे या हमारे स्कूल में 8वां 10वां करके ड्रॉप आउट हो जाते थे। उनकी पूरी पढ़ाई होती थी और इम्तहान देते थे। छात्रवृत्ति की बात आपने कही है, ये मेनली अल्पसंख्यक की प्रॉब्लम ही फाइनेंशियल है और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो अपने काम पे लग जाते हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम बच्चे जो हैं, मुस्लिम समुदाय के बच्चे अर्ली जाके बाहर काम करने लगते हैं। जब उनको स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो ज़रूर पढ़ने आएंगे और उनमें एक भावना भी आएगी कि हम क्यों पीछे रह जाएं, पढ़े बगैर ये काम नहीं चलता है। और एक चीज़ और इसके अंदर जो दी गई है वो विज्ञान और कंप्यूटर की टीचर्स की ट्रेनिंग, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया भी हेल्प करता रहा है लगातार। पहले भी हम प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से जुड़े थे और अब और जोश से जुड़ेंगे। जी मैम, मैं एक एक करके इस पॉइंट पर आऊँगा। ट्रेनिंग के पहले मैं समझना चाह रहा था कि जो स्कॉलरशिप की बात हो रही है, आपने कहा जैसे कि बहुत ज़रूरी है और जो वित्त की सुविधा यानी कि धन की कमी के चलते अल्पसंख्यक समाज के युवा शिक्षा आपसे दूर रह जाते हैं। मैं इसको अगर दूसरी तरीके से देखना चाहूँ, जिस तरीके से शरद जी की हम जब टारगेट फिक्स कर देते हैं कि 1 करोड़ युवाओं को हम फेलोशिप या स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, क्या इसकी बजाय डिमांड जितनी है यानी कि मांग जो उसके लिहाज से अगर हम कंफर्टेबल रखें उस आंकड़े को ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जितने लोगों को ज़रूरत उतना हम दे पाएँ, या फिर कहा जाए कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होगी इसलिए उस पहले कहा गया कि 1 करोड़, उसके बाद अगर मांग बढ़ती इसको बढ़ाने या कम करने की बात होगी? मेरे ख्याल से ये एक इनिशियल एक स्टेप है कि पहले 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप देके देखी जाए और अगर डिमांड और आती है तो सरकार तो कभी भी अपना बजट बढ़ा सकती है। हर साल उनका बजट पास होता है, हर एक विभाग का बजट पास होता है, हर एक स्कीम का बजट रिवाइज होता है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इसको बढ़ा भी सकती है। तो ये तो एक इनिशियल ऑफरिंग है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कदम है। बजाय इसके कि आप आरक्षण दें, आरक्षण दे के आप उसमें कई बार पहले भी देखा गया है, रिपोर्ट्स भी आई हैं अखबारों में कि साहब जनरल कैटेगरी में मान लीजिए 100 में से 80 नंबर पे लोग कट ऑफ जारी है और दूसरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वहाँ पे 25 और 30% या 40% पे भी लोग एडमिट हो रहे थे। तो इसके बजाय अगर आप हर समुदाय के लोगों को, छात्रों को इतना सबल बना दें कि वो उसी कट ऑफ पे आएँ जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो किसी के मन में मलाल नहीं रहेगा कि हम मेहनत हमने ज़्यादा की लेकिन एडमिशन दूसरे का हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। और दूसरी चीज़, एक ये जो बन गया था एक परसेप्शन कि सब मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर बहुत ही गरीबी रेखा के आसपास रहते हैं, कोई स्किल्ड जो होता है वो बहुत ही अनस्किल्ड टाइप के होते हैं, जो स्किल होते भी हैं उनके पास तो वो बहुत ही
सड़क के किनारे जो दुकान खोल के कुछ काम कर लेते हैं वो होते हैं। दूसरी चीज़, उनके बच्चे जाते भी हैं तो मदरसों में जाते हैं। तो ये सारी धारणाएं तोड़ने की ज़रूरत थी, और मेरे हिसाब से कि ये जो काम सरकार कर रही है तो उससे कि मदरसों से निकल के लोग अब स्कूलों में जाएंगे, या मदरसों में भी आप साइंटिफिक एजुकेशन होगी, कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। जब वो बच्चे बाहर निकलेंगे, समाज के दूसरे बच्चों के साथ मिलेंगे, तो एक जो मेन स्ट्रीम में लाने की बात है एक समुदाय को, जो अभी तक एक बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज था कि साहब वो उसको एक वोट बैंक की तरह देखा जाता था कि साहब इनकी ज़रूरत हमें सिर्फ चुनाव के समय पड़ती है और बाकी 5 साल इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे समुदाय को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, उसको सबल बना रहे हैं, उसको सबके साथ खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन फिर एक बार जब इस स्कीम्स का, इन कदमों का ऐलान हुआ है, जो रजवी साहब आरोप फिर वही लग रहे हैं कि क्या फिर सरकार अपीजमेंट के रास्ते पर है? कोई एक स्कीम या स्कॉलरशिप या फिर टेक्निकल एजुकेशन किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म के लोगों तक सीमित क्यों? ये सबके लिए ओपन क्यों नहीं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि तुष्टीकरण, जो इससे पहले होता रहा मुसलमानों से, जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे, आपने ऐलान कर दिया, कुछ उनके साथ किया नहीं। दूसरा यह है कि उसको ज़मीन पर उतारना और उन तुष्टीकरण बगैर किए हुए उनको सशक्तिकरण करना, यानी उनको इम्पावरमेंट करना। इसलिए जो ख़ासकर माइनॉरिटीज़ में, उसमें जो मुस्लिम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और सामाजिक बैकवर्ड है और एजुकेशनल बैकवर्ड है, ये 3E जो हैं, अगर इनसे हम इनको एम्पावरमेंट कर देते हैं तो मुस्लिम समाज भी मुख्य धारा में आ जाएगा। तुष्टीकरण नहीं है। तुष्टीकरण इसलिए नहीं है कि जो हम वोट के लिए खाली नहीं कर रहे हैं। अगर ये करना होता तो चुनाव के सामने पहले गवर्नमेंट नहीं करती, चुनाव जो अभी बीत गया है, कि उनका वोट मिल जाएगा। ये तो सरकार बनने के बाद ये ऐलान करना ये बताता है कि हम वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं, और लोग वोटों की राजनीति के कारण तुष्टीकरण करते थे और उसका रिजल्ट 0 होता था। अब क्या है कि चुनाव होने के बाद 5 साल तक इस तरह का काम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि समाज के सभी वर्गों को, जो बहुसंख्यक है, उनके लिए भी ऐसी स्कीमें आनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन माइनॉरिटी में खासकर मुस्लिम समाज जो विकास की मुख्य धारा है उससे इतना पीछे हो गया है कि उसको अपने साथ बराबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बराबर नहीं लाएंगे तो जो सशक्त भारत की, एक अच्छे हिंदुस्तान की एक परिकल्पना है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। गुप्ता जी, ये सवाल खड़ा होता है कि फिर सबके लिए क्यों नहीं? मैं तो शुरू में ही कहा, कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपसे यही कह रहा था कि जितनी अच्छी स्कीम्स माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट ने शुरू की हैं, तो ये इस तरह की स्कीम अगर सभी समुदाय के लोगों के लिए हों, ख़ास तौर से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो पैसे खर्च करके, चाहे 2 लाख की फ़ीस हो चाहे 5 लाख की फ़ीस हो, वो तो पढ़ ही लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, आप देखते हैं एक सुपर 30 है, वो समाज के सबसे जो इकोनॉमिकली इम्पावरिश्ड सेक्शन है, जो गरीब तबका है, वहाँ से वो हीरो को चुन के लाते हैं, जिस पे सिनेमा भी बन रहा है, बहुत हम सुनते हैं। इस तरीके के और बहुत लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम अगर सरकार भी करती है कि बजाय इसके कि वो क्लास वाइज, कास्ट वाइज रिजर्वेशन दे, इसके बजाय अगर वो सबको इतना एम्पावर करें, इतना सबको सबल बनाएं, इतना सबको ताकत दें कि सब एक साथ मिलके एक ही कंपटीशन दें और एक ही कट ऑफ हो और सब एक साथ निकलें, तो उसमें ये होगा कि साहब किसी के मन में मलाल नहीं रहेगा। मैंने यही पहले भी कहा था। तो ये एक बहुत अच्छा आपका सुझाव है, और ये मेरे ख्याल से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिस तरह की स्कीम्स अल्पसंख्यकों के लिए इस सरकार ने डिवाइस की हैं, इस तरीके की स्कीम्स सभी सेक्शंस के लिए भी होनी चाहिए, खास तौर से जो गरीब तबका है उनके लिए। क्योंकि रंजन जी, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ कि जब टेक्निकल एजुकेशन की बात होती है और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ जो युवा है, टेक्निकल उसका हुनर उसके पास है, लेकिन सही तरीके से उस हुनर को निखारने की क्षमता नज़र नहीं आती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ देश में हैं जहाँ पर आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर उस दिशा में काम कर रही हैं। ये कितना टफ है, ये चैलेंज कितना बड़ा दिखता है जब हम दूसरे आम विश्वविद्यालय या कॉलेजों से देखते हैं, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या बड़ा चैलेंज दिखता है इसमें?
इस योजना की एक मुख्य बात ये है कि यहाँ पे इसके अंतर्गत नए स्कूल, नई आईआईटी, पॉलिटेक्निक और महिला छात्रावास आदि भी बनाए जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ जिन इलाकों में शिक्षा की शैक्षिक ढांचा नहीं है अभी तक। तो उसके अंतर्गत ये ऐसी जगह भी पहुंच जाएंगे हम जहाँ पे ना कोई विश्वविद्यालय है आसपास, ना कोई और है, मगर फिर भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम वहाँ पहुँचेंगे। और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो है कर रहे हैं वो ये 4-5 इंस्टीट्यूशंस को जो दिया गया था आईएएस की ट्रेनिंग और कोचिंग, और उसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है वो, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए हैं। न सिर्फ गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको भी किसी न किसी तरह से मिला हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटेक्निक्स या इंजीनियरिंग की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय को। और मैं बार इसकी बात हो रही है कि वो उनका रिजर्वेशन एक्चुअली अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन तो है ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अभी तक नहीं गिने जा रहे थे, और अब उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं, और आई एम श्योर ये बहुत अच्छे परिणाम सामने लाएगा। लेकिन नजमा जी, एक जो सवाल खड़ा होता है ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को लेकर, और जो हिस्सेदारी है, क्योंकि जब देश में अलग अलग सर्विसेज को हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो टॉप या क्रीम सर्विसेज कही जाती हैं, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी अगर हम जनसंख्या के अनुपात में देखें, मैं आंकड़े देख रहा था सच्चर कमेटी 2006 में जब रिपोर्ट आई थी, उस वक्त जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वहाँ पर हिस्सेदारी है वो करीब 4.25 से 4.5% है। 2006 के बाद 2016 में अगर हमारे पास जो आंकड़े सामने आते हैं वो बढ़कर महज 0.25% की तरक्की होती, यानी कि वो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब सवाल है कि अगर हम 4% से नीचे अभी भी हैं, तो आपको लगता नहीं कि कुछ आमूल-चूल कदमों की ज़रूरत है, और जो हम कदम आज उठा रहे हैं क्या वाकई वो इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं, या कुछ नए कदमों की ज़रूरत है? जी, ये काफ़ी पर्याप्त हैं, और पिछले 5 साल में जितना इसमें बढ़ोतरी हुई है वो कम नहीं है। मगर अब इसके बाद जब ये स्टार्ट होगा, ये अगला 5 साल, तो डेफिनेटली बहुत ध्यान से लोग देंगे, और ख़ास तौर से बार सरकार इसकी मीटिंग्स करके हम लोग को बताती रहती है कि आपके यहाँ और अच्छा परिणाम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग हो रही है। मैं और बताना चाहूँगी कि खाली आईएएस ही नहीं हम क्यों देखें, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनमें अल्पसंख्यक बच्चे जा सकते हैं, और उनकी ट्रेनिंग भी होती है इन्हीं सेंटर्स के ऊपर। कम से कम मैं अपने यूनिवर्सिटी का बता सकती हूँ कि यहाँ बहुत सारे जॉब्स के लिए ट्रेनिंग हो रही है, उनके टेस्ट की तैयारी हो रही है, और सफलता मिल रही है उनको। तो हम सिंपली हम आईएएस का ही एग्जाम्पल ना लें, और आईएएस में भी बहुत मतलब अभी पिछले 5 साल में ही इतनी कुछ सफलता मिली है। आने वाले 5 साल में बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब अपने ही साथियों को सफल होते देखते हैं लोग, तो दूसरे युवा जो हैं उनमें भी ये इसके अंदर आने का और इसके पार्टिसिपेट करने का जोश आता है उनको। रिजवी साहब, सवाल ये होता है कि एक और जो सरकार की योजना है कि इसके अंदर लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जी, उसको बढ़ाने की बात भी सरकार कर रही है। रिजवी साहब, मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, मैथ, साइंस और जो नए सब्जेक्ट हैं उनको वहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर पहले कोई बंदिश पहले भी नहीं थी। सवाल ये कि आप कैसे उसको वहाँ पर लागू कर पाएंगे, या फिर मदरसों को आगे आकर इसे अडॉप्ट करना होगा? ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, एक्चुअल बात क्या है कि मदरसों के मामले में जो मदरसे के लोग और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर एक शुबा था, शंका होती कि हमारी जो दीनी तालीम है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि दीनी तालीम जिस तरह चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ हम वहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, हम वहाँ पर साइंस, इंग्लिश, मैथ पढ़ाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 4-5 सालों में मदरसों के 2 बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस में पास हुए थे।
या आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो ऐसा नहीं कि मदरसे के लड़के काबिल नहीं हैं या उनके अंदर कोई चीज़ की कमी है, इल्म की कमी है या पोटेंशियल नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। सवाल ये है कि उनको हम आगे कोई रास्ता देने की, उनको एक लाइन देने की, और वो लाइन देने की, वो रास्ता दिखाने का काम ये केंद्र की सरकार करने जा रही है। और वो इसलिए चाहती है कि खाली वहाँ से निकल करके कितने मौलवी बनेंगे, कितने मुअज्जिन होंगे, कितने अजान देंगे, उससे तो चलने वाला नहीं है। अगर हम वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन भी देंगे तो मॉडर्न एजुकेशन देने के बाद वो बच्चे जो दीनी तालीम लिया है वो आगे चल करके तमाम जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें आगे आएंगे और समाज की मुख्यधारा में चलेंगे, और आगे जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों या और जितने कंपटीशन है उसमें बैठ सकेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ब्रिज कोर्स की बात आपने की थी शुरुआत में ही, ब्रिज कोर्स का मसला ये है कि ये देखने में आया लगातार, हम लोग चूँकि माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो हम लोग इसको मार किया करते हैं, नोटिस किया करते हैं कि मुस्लिम बच्चे और ख़ासकर बच्चियों में ड्रॉप आउट बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। और ड्रॉप आउट के कारण फिर वो 5th और 8th के बाद पढ़ नहीं पाते, और 5th और 8th के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कुछ तो ये होता है कि उनको आगे लोग पढ़ाते नहीं हैं पर्दे की वजह से या वगैरह वगैरह। दूसरा जो उससे भी बड़ा कारण है कि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर सरकार उनको स्कॉलरशिप के रूप में पैसा दे देगी तो उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ओके, चलिए जी, बहुत संक्षेप में वक्त खत्म हो चुका है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ तालमेल बिठाने या कदम ताल करने की योजना, सबसे बड़ा मुश्किल क्या यहाँ पर दिखेगी व्यवहारिक तौर पर अगर लागू कर रहे हैं? एक जो मेंटल स्टेट है पहले वो उनको सुधारनी होगी। कि अभी एक मेंटल स्टेट ये है कि साहब सरकार जो कुछ कर रही है तो वो हमारे हित में नहीं है, और जो कुछ हमारे जो मौलाना है, मौलवी हैं, जो फतवे जारी होते हैं, वो जो करते हैं वो हमारी समुदाय के हित में है। तो जब तक ये मनस्थिति बदलेगी नहीं कि साहब कोई केंद्र की सरकार भी आपके लिए अगर कर रही है तो आपके हित के लिए कर रही है, वो आपके हितों के खिलाफ काम नहीं कर रही है। तो ये एक विश्वास जगाने की बात है, और जिस तरीके से ये सरकार काम करे उनमें प्रचार करने की ज़रूरत है, उनमें विश्वास जगाने की ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो स्कीम लेके आए हैं वो आपके हित के लिए हैं। तो उसके बाद जब वो एक कदम सरकार ने बढ़ाया है तो अब मदरसों को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद उनके लिए तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं। तमाम जो शंकाएं हैं, अंदेशे, उनको हटाना होगा और विश्वास बहाली के साथ इस कदम को लागू करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।